रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 631। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। पलक झपकने में कई महीने गुजर गए। फायर डीमन कंट्री के अंदर की जंग बहुत बदल गई और स्काई डीमन कंट्री ने अपनी फौजें वापस बुला लीं। वो जंग जो तकरीबन एक सदी तक चली, एंशिएंट डीमंस के एक दूसरे को निगलने के साथ खत्म हुई। एंशिएंट डीमन बेलू ने पहला निगलना मुकम्मल किया और फायर डीमन कंट्री के एंशिएंट डीमन के साथ मिल गया। वो एक बहुत ताकतवर हालत में पहुंच गया था, इसलिए उसे अब शक्ल इख्तियार करने के लिए वांगलिन के खून की ज़रूरत नहीं थी और वो खुद जा सकता था। वांगलिन स्काई डीमन कंट्री के दारुल हुकूमत के करीब ड्रैगन लेक में अपनी आंखें बंद किए लोटस पोजीशन में बैठा था। उसका कोई एक्सप्रेशन नहीं था। जब उसने हड्डी को छुआ था तो वो एक पुरअसरार हालत में दाखिल हो गया था। बेलू के दूसरे एंशिएंट डीमन की रूह को निगलने के बाद उसने वांगलिन को यहाँ लाने के लिए एक स्पेल इस्तेमाल किया। वक्त गुजरा और मजीद कई महीने गुजर गए। इस दिन वांगलिन ने अपनी आंखें खोलीं। जिस लम्हे उसने अपनी आंखें खोली उनमें सुनहरी रोशनी की एक झलक थी। उसका मौजूदा ऑरा फायर डीमन कंट्री जाने से पहले के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ था। मौजूदा वो एक फ़ानी आलम की तरह लग रहा था। अभी ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म में कोई सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, जिससे वो एक आम इंसान लग रहा था। लेकिन उसके जिस्म पर एक खुशबू थी जो लोगों को एक नफीस एहसास देती थी। आंखें खोलने के बाद वांगलिन ने गंदी हवा का एक घूंट बाहर निकाला। मेरी एंशिएंट डीमन नस्ल के पास वक्त के आगाज से ही एक स्पेल रहा है। इस स्पेल ने हमें आसमानों और ज़मीन को समझने और अपने स्पेल्स बनाने की इजाज़त दी। ये स्पेल दूसरी मखलूकात पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ताहम मेरी एंशिएंट डीमन नस्ल के अलावा बाकी हर कोई इसे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार तजुर्बा कर सकता है। वांगलिन ने सोचा और फिर दोबारा अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके ग्रे लिबास वाले साए के साथ मिलने का मंजर उसके जहन में भर गया। अब इस पर वापस गौर करने से ऐसा लग रहा था जैसे ये सब एक ख्वाब था और उसके दिल में बाकी मानदा खौफ था। तुम्हारे अलावा मैंने सिर्फ 2 और कल्टीवेटर्स को विरासत दी है। दोनों अगले रेल्म में होने वाली तब्दीली को महसूस करने के काबिल थे और उन्होंने अपने स्पेल्स की नई समझ हासिल की। खास तौर पर दूसरे कल्टीवेटर की सलाहियत सबसे ज़्यादा थी जो मैंने कभी देखी थी। वो अपना स्पेल खुद बनाने में कामयाब हो गया था। उस बच्चे की सलाहियत मेरे एंशिएंट डीमन क्लैन से कमज़ोर नहीं थी। वांगलिन ने अपनी आंखें बंद की और पुरसुकून लहजे ने पूछा, कौन? उसका नाम सन यून है। मुझे नहीं मालूम कि तुमने इसका नाम सुना है या नहीं। एंशिएंट डीमन की आवाज़ में याद माजी की झलक थी। सन यून। वांगलिन ने अपनी आंखें खोली। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, सीनियर एंशिएंट डीमन, हमारे मुआहदे में एक आखिरी चीज़ बाकी है। ड्रैगन लेक के अंदर डिमोनिक हवा का एक झोंका नमूदार हुआ जिसने एक वॉर्टेक्स बनाया। ये इलाके में फैल गया और वांगलिन के सामने गायब हो गया, एक बहुत ही डिमोनिक दिखने वाले नौजवान को जाहिर करते हुए। इस शख्स के बारे में सबसे नुमाया बात उसकी सब्ज डिमोनिक आंखें थीं। वो एक डिमोनिक रोशनी छोड़ रही थी जिसने उसे बहुत अजीब बना दिया था। नमूदार होने के बाद उसने मुस्कुराते हुए वांगलिन को देखा और कहा, मैं कुदरती तौर पर तुमसे अपना वादा नहीं भूलूंगा। जब तुम समझ रहे थे तो मैंने पगोडा से डिवाइन सेंस के जिस्म को ढूंढने के लिए एक स्पेल इस्तेमाल किया था। जैसे ही नौजवान बोला उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। जहां उसने हाथ हिलाया वहां रोशनी के जर्रात नमूदार हुए और इन रोशनियों ने मिलकर एक तस्वीर बनाई। तस्वीर एक बड़े शिगाफ की थी। ऊपर से ये जमीन में एक विशाल दरार की तरह लग रहा था। काली गैस की लकीरें कभी कभी इससे बाहर निकलती थी। इन काली गैस की लकीरों के टकराने से तस्वीर भी लरज उठी। इस जगह को तुम कल्टीवेटर्स टाइड अबिस कहते हो। तुम्हारे दोस्त का आउरा वहां है। टाइड अबिस के सिर्फ 6 रास्ते हैं। वाटर डीमन कंट्री वाले रास्ते पर जाओ, वो तुम्हारे दोस्त के सबसे करीब है। वांगलिन ने तस्वीर को देखा। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, ये टाइड अबिस आखिर है क्या? नौजवान थोड़ा हिचकिचाया और कहा, खला में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां स्पेस ला तादाद बार टूटती है। इन जगहों पर नामालूम की तरफ जाने वाली एक सुरंग बन जाती है क्योंकि वहां की स्पेस हमेशा टूटती रहती है। सुरंग के अंदर एक नाकाबिले तसव्वुर कशिश होती है। टाइड अबिस ऐसी ही एक जगह है। एंशिएंट डीमन बेलू ने मजीद कुछ नहीं कहा और वांगलिन ने मजीद नहीं पूछा। वांगलिन महसूस कर सकता था कि बेलू उससे बहुत कुछ छुपा रहा है। ताहम अगर बेलू बोलना नहीं चाहता था तो वांगलिन का पूछना बेफायदा होता। वांगलिन का एक्सप्रेशन पुरसुकून रहा जब उसने आहिस्ता से पूछा, अगर 6 दाखिली रास्ते हैं तो क्या निकलने के रास्ते भी वैसे ही हैं? नौजवान हल्का सा मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट थोड़ी डिमोनिक थी।
उसने कहा, निकलने का रास्ता सिर्फ एक है और वो फायर डीमन कंट्री में है। बात करते हुए उसका दायां हाथ तस्वीर की तरफ बढ़ा और तस्वीर टूट गई। ताहम उसने रोशनी के सभी जर्रात पकड़े और उन्हें उंगली के साइज के जेड में बदल दिया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और जेड वांगलिन की तरफ फेंक दिया। इसे लो, तुम्हारा डिवाइन सेंस इसमें दाखिल होकर टाइड अबिस के अंदर सब कुछ देखने के लिए मेरी नज़र उधार ले सकता है। इसे हमारे मुआहिदे को मुकम्मल करने के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा समझा जा सकता है। वांगलिन ने जेड को पकड़ा, अपने हाथ जोड़े और कहा, बहुत शुक्रिया सीनियर एंशिएंट डीमन। नौजवान मुस्कुराया और उसने अपना सर हिलाया। उसने कहा, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हें जाना चाहिए, मुझे कुछ देर के लिए बंद दरवाज़ा कल्टीवेशन में जाना है। वांगलिन खड़ा हुआ और एक कदम आगे बढ़ा। वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गया और ड्रैगन लेक छोड़ दिया। नौजवान ने उस सिमत में देखा जहां वांगलिन गया था। उसकी आंखों से डिमोनिक ग्लो निकला। मुझे बाकी 7 एंशिएंट डीमंस को मुकम्मल तौर पर जज्ब करने के लिए सिर्फ 100 साल का वक्त चाहिए। जब ऐसा होगा तो मैं एंशिएंट डीमन बेलू दोबारा जन्म लूंगा। एंशिएंट डेविल ताजागा, उस वक्त तुम लड़ाई के बाद इनाम चुराने में कामयाब हो गए थे। मैं देखना चाहता हूं कि तुम 100 सालों में कितना ठीक हुए हो। इसके अलावा ये छोटा साथी है। उसकी रूह में एक एंशिएंट गॉड का ऑरा है। अगरचे ये बहुत हल्का है, लेकिन ये बहुत खालिस भी है। ये मेरे एंशिएंट डीमन और एंशिएंट डेविल क्लैन के लिए एक बेहतरीन ताकत बख्श है। ताहम ये ऑरा जितना खालिस है, मैं उसे निगलने की उतनी ही जुर्रत नहीं कर सकता। जब नौजवान ने उस ऑरा के बारे में सोचा तो उसका दिल लरज़ गया। एंशिएंट गॉड, आह, वो क्लैन था जिसे एंशिएंट ऑर्डर के टूटने पर ताकत का ज्यादातर हिस्सा मिला था। इस छोटे साथी के अंदर मौजूद ऑरा की लकीर इंतहाई ताकतवर है। जिस शख्स ने उसके जिस्म में वो ऑरा छोड़ा था, वो कम से कम 8 स्टार्स का था। बहुत मुमकिन है कि वो 9 स्टार्स हो। एक 9 स्टार एंशिएंट गॉड। यहाँ तक कि अगर मैं एंशिएंट डेविल के साथ मिलकर काम भी करूं, तब भी उस एंशिएंट गॉड के लिए मुझे मारना बहुत आसान होगा। सबसे अहम बात, उस ऑरा के अंदर एक बहुत अच्छी तरह छुपा हुआ इरादा था। उस इरादे ने मुझे जिस लम्हे महसूस किया, मुझे लर्जा दिया। वाहिद चीज जो इस किस्म का एहसास दे सकती है, वो शाही खून है। ये इसी ऑरा की वजह से था कि मैं उसका खून उधार लेने के बाद शक्ल इख्तियार करने के काबिल हुआ और उसके जहन के टूटने की फिक्र नहीं की। उस वक्त मैंने उसे सच नहीं बताया था। यहाँ तक कि अगर किसी के पास एंशिएंट गॉड का ऑरा होता, तब भी शाही खून की उस झलक के बगैर मेरे शक्ल इख्तियार करने के लिए ये काफी नहीं होता। अगर मैं और एंशिएंट डेविल ताजिया अब तक जिंदा रह सकते हैं, तो एक एंशिएंट गॉड भी जिंदा रह सकता है। अगर मैं इस ऑरा को निकाल कर जज्ब कर लूं, तो ये यकीनन मुस्तकबिल के लिए मुसीबत का बीज बोने के मुतरादिफ होगा। ताहम, जबकि मैं इस लालच का मुकाबला कर सकता हूं, मुझे नहीं मालूम कि एंशिएंट डेविल ताजिया भी इसका मुकाबला कर सकता है या नहीं। टाइड एबिस डीमन स्पिरिट लैंड का एक बहुत ही पुरअसरार हिस्सा था। ये बाहर टाइड फेज का जरिया था। लातादाद सालों के दौरान बड़ी मिकदार में मैजिक ट्रेजर्स, स्पिरिट स्टोन्स और स्पिरिट बीस्ट्स को डीमन स्पिरिट लैंड में खींचा गया और यहाँ लाया गया। इस लम्हे टाइड एबिस की गहराइयों में काली धुंध का एक वसी सिलसिला था। इस काली धुंध के अंदर 1000 फीट चौड़े खुले मैदान में कई लोग बैठे थे। उन लोगों में एक दरमियानी उम्र का आदमी था। ये शख्स बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसके चेहरे पर उसकी मक्कार फितरत की झलक थी। कभी कभी वो एक पुरअज़्म ऑरा छोड़ता था। वो मरकज में लोटस पोजीशन में बैठा था और उसका एक्सप्रेशन सर्द था। मौत की एनर्जी की घनी लकीरें उसके जिस्म के बाहर घूम रही थीं, जब उसने अपने दाएं हाथ में एक अजीब शक्ल की खोपड़ी पकड़ी हुई थी और मुसलसल उसे सहला रहा था। उसकी आंखें खुलती और बंद होती थीं। जब उसकी आंखें खुलतीं तो वो एक ऐसी नज़र छोड़ता जो इतनी तारीक और उदास थी कि जो भी उसकी नज़र से मिलता उसका दिल टूट जाता। उसके पास लोटस पोजीशन में 4 लोग बैठे थे। ये चारों लोग नीले लिबास पहने हुए थे और उनकी पीठ पर बड़ी तलवारें थीं। उनमें से हर एक का एक्सप्रेशन उसकी तरह ही उदास था। ठीक इसी लम्हे उनके सामने काली धुंध अचानक उबलने लगी। एक साया तेजी से धुंध से बाहर निकला, एक और आदमी को जाहिर करते हुए जिसने नीला लिबास पहना हुआ था। उसका चेहरा कड़वा था जब उसने कहा, सीनियर ग्रीड,
धुंध के अंदर वाले दरिंदे बिखरे वहीं और पहले से ज्यादा है। दरमियानी उम्र के आदमी ग्रीड था। उसने एक सर्द स्नॉट की और कहा, मैं ही था जिसने इस जगह को कम समझा। यहाँ मौजूद तमाम दरिंदे खला की वुसअत से लाए गए थे और फिर यहाँ की पुरअसरार कुव्वत से मजबूत किए गए थे। यहाँ ताकतवर दरिंदों का नमूदार होना कुदरती बात है। इस लम्हे दाओ लो स्वर्ड सेक्ट का एक डिसाइपल जो खामोश रहा था, बोला, सीनियर ग्रीड, इन दरिंदों की तादाद बहुत ज्यादा है और हर एक इंतहाई खौफनाक है। आमतौर पर इस किस्म के दरिंदे इंतहाई मशहूर होते हैं, लेकिन जूनियर ने बहुत देर तक सोचा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि ये किस किस्म के दरिंदे हैं। ये शख्स एक बहुत दिलचस्प पोजीशन में बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे बाकी तमाम डिसाइपल्स उसे मरकज बनाकर बैठे हों। ग्रीड ने उस शख्स को देखा। वो जानता था कि जिस शख्स ने बात की है, उसका इन तमाम डिसाइपल्स के दिलों में बहुत ऊंचा मकाम है। ये इसलिए था क्योंकि वो उनका हेड सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर चेन लॉन्ग था। ये शख्स स्वर्ड सेंट लिंग तेन हाउ का पसंदीदा डिसाइपल था और बहुत मक्कार था। उसने अपनी कल्टीवेशन को इतनी अच्छी तरह छुपाया था कि ग्रीड को कुछ सुराग देखने के लिए कई बार गौर से देखना पड़ा। जाहिर में ये शख्स सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पर था, लेकिन हकीकत में वो असेंडेंट के अर्ली स्टेज पर था। हालांकि 12 स्वर्ड्स में उसकी कल्टीवेशन लेवल सबसे ज्यादा नहीं थी। यहाँ तक कि चोनू, जो असेंडेंट के मिड स्टेज तक पहुंच चुका था, उसके साथ इंतहाई एहतराम से पेश आता था। चेन लॉन्ग की बातें सुनने के बाद ग्रीड ने कुछ देर सोचा और कहा, ये दरिंदे वाकई इंतहाई अजीब हैं, यहाँ तक कि मैंने भी इन्हें पहले कभी नहीं देखा। स्पेस लामहदूद है और आसमान पुरअसरार तरीके से काम करते हैं, इसलिए कल्टीवेटर्स के लिए तमाम जिंदा मखलूक़ात को जानना नामुमकिन है। ये दरिंदे शायद टाइड फेज के जरिए खींचे गए थे, जो हर 5000 साल में एक बार आता है। मुझे डर है कि वो यहाँ बहुत लंबे अरसे से है, इसलिए इस दरिंदे को ना पहचानना कोई हैरानी की बात नहीं है। चेन लॉन्ग ने मजीद कुछ नहीं कहा और बाकी सब खामोशी से सोचने लगे। तेज धारों की लहरें काली धुंध के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता आईं। काली धुंध के किनारे पर एक दरिंदा था जो कई दर्जन फीट चौड़ा, उसके काले बाल थे और एक तेज मुंह था। उसने अपने पर फड़फड़ाए जब उसने इलाके को घेरने का हुक्म दिया। उसकी सुर्ख आंखों से शदीद सर्द रोशनी निकल रही थी और उसका लंबा मुंह किसी के भी दिल को दहलाने के लिए काफी था। अगर वांग लिन इन दरिंदों को देखता तो वो फौरन इन्हें मॉस्किटो बीस्ट्स के तौर पर पहचान लेता। ताहम इन दरिंदों का रंग गोल्डन पर्पल नहीं था। रेनेगेड इमॉर्टल चैप्टर 632। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स विद एआर। वूमा, जो चंगलोंग के पास था, का चेहरा लटका हुआ था जब उसने सरगोशी की। शेनहू का जिस्म पहले ही उन्होंने निगल लिया है, यहाँ तक कि उसकी ओरिजिन सोल भी नहीं बच सकी। चंगलोंग ने एक कड़वा एक्सप्रेशन जाहिर किया। 12 स्वॉर्ड्स में से वे यान के अलावा जो मर गया था और जीशु और हाइशु जो बाहर रह गए थे, बाकी 9 अरकान ग्रीड के पीछे इस टाइड अबिस में आए थे। ग्रीड ने जिक्र किया था कि इस जगह का कुछ देर मुशाहिदा करने के बाद उसने नतीजा निकाला कि डीमन स्पिरिट लैंड का सबसे बड़ा खजाना इस टाइड अबिस में था। चंगलोंग के अलावा बाकी सब ग्रीड की बातों के लालच में आ गए थे। उन्होंने खुद लातादाद खजाने और अजीबोगरीब चीजें देखी थी जो किसी की भी आंखों को सुर्ख कर सकती थी, जो इस डीमन स्पिरिट लैंड में ईस्ट डीमन स्पिरिट सी पर खिंची चली आई थी। ये कहा जा सकता था कि यहाँ आने का उनका मकसद एंशिएंट डीमन की विरासत हासिल करने के अलावा इन चीज़ों को हासिल करना था। चंगलोंग हमेशा पुरसकून रहा था। अगरचे उसे लगता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे इनकार करने की कोई वजह नहीं मिली। ताहम उसने एक मंसूबा बनाया। उसने उन सब को एक साथ दाखिल होने नहीं दिया। इसके बजाय उसने उनमें से 3 को चाओ नो की क़यादत में एक और ग्रुप में तकसीम कर दिया, ताकि वो एक मुख्तलिफ रास्ते से दाखिल हों। वो एक दूसरे के साथ राब्ते में रहे और जीशु और हाइशु को भी बाहर छोड़ दिया। जब वो टाइड अबिस में दाखिल हुए थे तो सब कुछ बहुत हमवार था। ताहम ये फौरन बदल गया जब ग्रीड ने एक गार से कोई नामालूम चीज़ ली। उन पर अचानक इन पुरस्रार दरिंदों ने हमला कर दिया और वो यहाँ फंस गए। वो फरार होने से कासिर नहीं थे और तकरीबन 100 साल से यहाँ फंसे हुए थे। अगरचे 100 साल सुनने में लंबा अरसा लगता है, लेकिन उनके लिए ये बहुत तेज़ी से गुजर गया। वो इस गार में दिन या रात के बगैर फंसे हुए थे। काली धुंध उन्हें घेरे हुए थी और अगर उन्होंने बाहर जाने की जुर्रत की तो उनका सामना उन लातादाद दरिंदों से होगा और उन पर हमला किया जाएगा।
जूनियर ब्रदर शेनहू जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश के दौरान मारा गया। अगरचे उसने मरने से पहले मास्टर की स्वॉर्ड एनर्जी इस्तेमाल की और कुछ दरिंदों को मारा, लेकिन वहां उनकी तादाद बस बहुत ज्यादा थी। चंगलोंग जानता था कि अगर उन्होंने तमाम स्वॉर्ड एनर्जीज जमा भी कर ली, तब भी वो यहाँ से निकलने के काबिल नहीं होंगे। ये ऐसे नहीं चल सकता। चंगलोंग ने एक गहरी सांस ली, खड़ा हुआ और ग्रीड को देखा। इस अमल से फौरन बाकी 4 डाउलो स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स भी खड़े होने पर मजबूर हो गए। वो ऐसी पोजीशंस में खड़े हुए जिन्होंने ग्रीड को घेर लिया। ग्रीड का एक्सप्रेशन अभी भी उदास था जब उसने एक भरी हुई आवाज में हंसी निकाली। भतीजो, इसका क्या मतलब है? चंगलोंग ने संजीदा लहजे में कहा। सीनियर ग्रीड, जूनियर जानना चाहता है कि आपको उस गार में क्या मिला था। ग्रीड की आंखों में मजाक की झलक दिखाई दी जब उसने कहा, तुम जानना चाहते हो? इसके साथ ही उसने अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी और एक बेजवी शक्ल का अंडा उसके हाथ में नमूदार हुआ। इस अंडे पर जिंदगी के कोई आसार नहीं थे। वो मौत के औरा में लिपटा हुआ था। चंगलोंग की नज़र एक लम्हे के लिए अंडे पर पड़ी। इतने अरसे के बाद उसने ग्रीड के बारे में कुछ समझ हासिल कर ली थी। ग्रीड की कल्टीवेशन मौत से मुतल्लिक थी, इसलिए ग्रीड का इसे अपनी कल्टीवेशन में मदद के लिए इस्तेमाल करना मंतकी था। ताहम ये यकीनी नहीं था कि क्या वाकई ग्रीड को यही मिला था। छोटे बच्चों, ये बूढ़ा आदमी तुम्हारे मास्टर की खातिर एक बार तुम्हारे बेअदब लहजे को नज़रअंदाज कर देगा। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मुझे बेरहम होने का इल्ज़ाम मत देना। जब मैंने कल्टीवेशन शुरू की थी, तुम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे। कोई भी जो मुझसे इस तरह बात करने की जुर्रत करता है, जिंदा नहीं रहता। ग्रीड की आंखें सर्द हो गईं। अगरचे उसकी आवाज़ नर्म थी, लेकिन डाउलो स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स के कानों में ये गरजती हुई बिजली की तरह थी। चंगलोंग के अलावा बाकी सब लाशऊरी तौर पर पीछे हट गए। चंगलोंग ने अपना सर झुका लिया और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट की एक झलक चमकी। उसने एहतराम से कहा, बराए मेहरबानी हमें इल्ज़ाम ना दे सीनियर, जूनियर बस बेसब्र था। आखिरकार हम तकरीबन 100 साल से यहाँ फंसे हुए हैं। ग्रीड ने अपनी आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, किस बात की जल्दी है? ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा मास्टर 100 साल में पहुंच जाएगा और तुम सबको बचा लेगा। चंगलोंग कल्टीवेशन की पुल चंगलोंग लोटस पोजीशन में बैठ गया और सोचने लगा। उसने पहले ही ग्रीड के बारे में कुछ अजीब नोटिस किया था। ग्रीड ऐसा लग रहा था जैसे वो यहीं रहना चाहता हो और जाना नहीं चाहता हो। इसकी जरूर कोई वजह होगी। जब डाउलो स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स का ग्रीड के साथ इख्तलाफ चल रहा था, वांगलिन फायर डीमन कंट्री में टाइड अबिस के रास्ते की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। वांगलिन पहले ही याओ यक्षीव से इस टाइड अबिस के बारे में सुन चुका था। याओ यक्षीव के मुताबिक वो टोकन जिसने ऑलसियर जैसे लोगों की आंखों को भी सुर्ख कर दिया था, टाइड अबिस की गहराइयों में था। वांगलिन इस बात से भी आगाह था कि ग्रीड और डाउलो स्वॉर्ड सेक्ट का ग्रुप 100 साल पहले पुरस्रार तौर पर गायब हो गया था और उनका ठिकाना नामालूम था। उसने एक बुलदेन अंदाजा लगाया था कि ग्रीड का ग्रुप भी टाइड अबिस में गया था। अगर ग्रीड का ग्रुप बाहर आ गया तो कोई मसला नहीं होगा। ताहम अगर वो अभी भी अंदर है तो वांगलिन को अपनी हिफाजत के लिए फायर डीमन कंट्री में निकलने के रास्ते को अच्छी तरह तैयार करना होगा। वो ग्रेटर टेलीपोर्टेशन इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए वो फायर डीमन कंट्री में टाइड अबिस के निकलने के रास्ते की तरफ बहुत तेजी से बढ़ा। उड़ते हुए वो उस मंजर को याद किए बिना ना रह सका जहां वो एंशिएंट डीमन की विरासत के तजुर्बे के दौरान ग्रे साए के साथ मिला था। ग्रे रोब्ड साया वही था जो स्लॉटर आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। जिस लम्हे वो ग्रे साए के साथ मिला, उसे लगा जैसे उसने बसीरत हासिल कर ली है और स्लॉटर एनर्जी की लकीरों की तादाद 1 मिलियन से बढ़कर 10 मिलियन हो गई। ताहम जिस लम्हे स्लॉटर एनर्जी 10 मिलियन तक पहुंची, तमाम लाइफ सील्स मिलकर एक अजीब निशान में बदल गए। इस निशान में 10 मिलियन स्लॉटर एनर्जी की लकीरों की ताकत थी। जिस लम्हे ये नमूदार हुआ, ये फौरन वांगलिन के कंट्रोल से बाहर निकल गया और उसकी भवों के दरमियान नक्श हो गया। ये निशान उसके जिस्म से गुजरा और सीधा उसकी ओरिजिन सोल पर उतरा। ये उसकी रूह के अंदर मौजूद ओरिजिन एनर्जी के साथ मिल गया। जैसे ही दोनों मिले, एक पुरअसरार तब्दीली हुई जिसने फौरन वैंगलिन की ओरिजिन सोल और उसके जिस्म के दरमियान का ताल्लुक काट दिया। फिर उसकी ओरिजिन सोल 3 सांसों के वक्त में पिघल गई और उस निशान ने उसे जज्ब कर लिया। फिर उसके जिस्म की तमाम जिंदगी की कुव्वत ग्रे गैस की लकीरों में बदल गई और उसे भी उस निशान ने जज्ब कर लिया। वैंग लिन ने ये सब एक तीसरे शख्स के जाविये से देखा। इस सब का खुद तजुर्बा करने के बाद उसकी आंखों ने गनी सर्द महरी और खौफनाक किलिंग इंटेंट जाहिर किया। उसने अपने जिस्म और ओरिजिन सोल
अपनी हर चीज को 10 मिलियन स्लॉटर एनर्जी की लकीरों से बनाए निशान में जज्ब होते देखा। फिर वो निशान उसके जिस्म से एक पैरासाइट की तरह बाहर निकला, जिसने अपने होस्ट के जिस्म से तमाम ग़िज़ाइयत जज्ब कर ली हो। फिर वो निशान खून की बू के साथ बाहर उड़ा और एक धमाके के साथ स्लॉटर एनर्जी की एक लकीर में बदल गया। ये असली स्लॉटर एनर्जी थी। वैंग लिन का दिल कांप उठा। अगरचे इस बात को कुछ वक्त गुजर चुका था और अगरचे वो अभी उड़ रहा था, लेकिन सिर्फ उस मंजर को याद करना ही उसे खौफजदा करने के लिए काफी था। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में सर्द मेहरी और किलिंग इंटेंट फटने वाले थे, लेकिन उसने फौरन उन्हें अपने अंदर गहरा छुपा लिया। वैंगलिन ये फर्क नहीं कर पा रहा था कि उस पुरअसरार जगह पर पेश आने वाला मंजर असली था या जाली। ताहम वैंगलिन की सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की समझ के मुताबिक उसे लगा कि ये जाली नहीं था। वैंगलिन को वो पुरअसरार हालत याद आई जिसमें वो था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त खुद उसके जिस्म पर नाजिल हुआ हो और उसे फौरन किसी स्पेल को उसकी तकमील तक समझने की इजाज़त दी हो। इसने उसे स्पेल की अपनी समझ को गहरा करने में मदद की। जो लोग आसमानों की तरफ से नवाजे गए थे, वो इस पुरस्रार हालत में अपना एक स्पेल भी बना सकते थे। फिर लातादाद सिम्युलेशंस का इस्तेमाल करते हुए वो उस स्पेल को लातादाद बार रिफाइन कर सकते थे, ताकि आखिरकार वो तकरीबन कमाल की हालत तक पहुंच सकें। सुन युन ऐसा ही एक शख्स था जिसने ये किया था। वैंगलिन की सलाहियत इन 800 सालों में बहुत बदली थी और उसके सेलेस्टियल जिस्म की वजह से और भी ज्यादा बदली थी। इसके बावजूद सुन युन की सलाहियत के मुकाबले में, जिसने एंशिएंट डीमन को भी हैरान कर दिया था, उसकी सलाहियत बहुत कम थी। वो अपना स्पेल नहीं बना सकता था, लेकिन अपनी जहानत और मुशाहिदे की वजह से उसने उस पुरस्रार जगह में से कम वक्त में वजाहत हासिल कर ली थी। वो सुन युन से ज्यादा फैसलाकुन था और सीधा उस ग्रे रोब्ड साये के साथ मिल गया जो सबसे तेजी से गायब हो रहा था। ये कहना जरूरी है कि सुन युन को अपनी वजाहत सिर्फ तब वापस मिली जब अक्सर ख्यालात गायब हो चुके थे। वैंगलिन की कुव्वते फैसला एक ऐसा पहलू था जिसका आम लोग मुकाबला नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि ऑल सियर भी कभी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वैंगलिन एंशिएंट डीमन की विरासत के दौरान सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट का राज हासिल कर लेगा। ऑल सियर, मैंने एक बार कहा था कि अगर आपने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा तो मैं आपसे मुंह नहीं मोड़ूंगा। वैंगलिन की आवाज सर्द थी जब ये हवा की तरह आसमान में गूंजी। सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट वाकई हैरानकुन है। ताहम ऑल सियर, आप बस बहुत जालिम है। खुशकिस्मती से मेरी समझ कम थी और सिर्फ 1 मिलियन स्लॉटर एनर्जी की लकीरों तक महदूद थी। अगर मेरी समझ ज्यादा होती और मैंने 10 मिलियन स्लॉटर एनर्जी की लकीरें हासिल कर ली होती, तो मुझे डर है कि मैं पहले ही एक निशान बन चुका होता। मैं स्लॉटर एनर्जी की एक सच्ची लकीर बन चुका होता और आप मुझे जज्ब कर चुके होते। उड़ते हुए वैंग लिन ने एक लंबी सांस ली। अगरचे ग्रे रोब्ड ऑल सियर ने उस वक्त कहा था कि उसने मुझे मेरे डोमेन की वजह से सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट सिखाया था, उस वक्त मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ कि क्या हुआ था, तो मुझे डर है कि ये इसलिए था क्योंकि ऑल सियर ने मुझे सुजाकू पर लाइफ एंड डेथ का डोमेन कल्टीवेट करते देखा था, इसलिए उसने मुझे अपना डिसाइपल कबूल करने का फैसला किया था। वैंगलिन ने अपनी आंखें बंद की। जब उसने उन्हें दोबारा खोला तो उसकी आंखें साफ थीं। वो टेलीपोर्ट हुआ और गायब हो गया। मैं इस मामले के बारे में थोड़ा वहमी हूँ, इसलिए मैं फौरन कोई फैसला नहीं कर सकता। ऑल सियर मेरे साथ मेहरबान रहा है और उस वक्त सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट सीखना मेरा अपना फैसला था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसने मुझे मजबूर किया था। मुझे मुस्तकबिल में इसका गौर से मुशाहिदा करना होगा। ताहम ऑल सियर बस बहुत ताकतवर है। अगर मेरे पास ताकत नहीं है तो मैं उसे ये नहीं बता सकता कि मैं इस सब के बारे में जानता हूँ। जहाँ तक सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट का ताल्लुक है, मुझे कोई रास्ता ढूंढने के लिए इसका गौर से मुताल्ला करना होगा। वैंगलिन फायर डीमन कंट्री में टाइड अबिस के रास्ते पर कई दिनों तक रहा। उसने कोई ताकतवर रिस्ट्रिक्शंस या सील्स नहीं लगाईं, इसके बजाय उसने इसके बरक्स किया और कुछ सादा लेकिन इंतहाई अच्छी तरह छुपी हुई रिस्ट्रिक्शंस छोड़ दी। इन रिस्ट्रिक्शंस में कोई हमलावर ताकत नहीं थी, लेकिन वो लोगों को ट्रैक करने के तरीके के तौर पर काम कर सकती थी। अगर कोई बाहर आता तो रिस्ट्रिक्शन उन पर एक निशान छोड़ देती, ताकि वैंगलिन उन्हें ढूंढ सके। जब तक उनकी कल्टीवेशन लेवल इंतहाई बुलंद ना हो, लोगों के लिए उस निशान को पता लगाना नामुमकिन होगा। ये सब करने के बाद वैंगलिन ने तमाम परेशानियों को झटक दिया और वाटर डीमन कंट्री की तरफ उड़ गया। वो वहां टाइड अबिस में दाखिल होने वाला था और जू यी को ढूंढने में अपनी पूरी कोशिश सर्व करने वाला था।
जू यी उसका मोहसिन था, इसलिए वैंग लिन को उसे बचाना था। सीनियर जू यी को बचाने के अलावा यहाँ वेल्थ भी है। जैसे ही वैंग लिन टेलीपोर्ट हुआ, उसकी आंखें रोशन हो गईं। उस वक्त टाइड फेज के दौरान उसे साफ याद था कि उसने वेल्थ को अपने पास से गुजरते देखा था। कई दिनों बाद वाटर डीमन कंट्री के मगरबी हिस्से में एक ऐसी जगह जिसे क्लाउड सी कहा जाता था, ये जगह साल के ज्यादातर हिस्से में बादलों से ढकी रहती थी। बादलों के समुद्र के अंदर जमीन पर एक दरार थी जो लातादाद किलोमीटर तक फैली हुई थी। ये टाइड अबिस के दाखिली रास्तों में से एक था। 4 कल्टिवेटर्स, 2 मर्द और 2 औरतें क्लाउड सी के बाहर खड़े थे और अंदर देख रहे थे।